everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लाइकोबायोलॉजी। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो आपको ये 3 टॉपिक पे कमांड होना चाहिए। पहला टॉपिक की बात करूं तो इट इज मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड, सेकेंड टॉपिक इज पॉलीसैकेराइड्स एंड थर्ड टॉपिक इज ग्लाइकोकंजुगेट्स। ग्लाइकोकंजुगेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, चाहे वो होमोपॉलीसैकेराइड्स हो या हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स हो या स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स हो। सारे का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और पॉलीसैकेराइड्स को अच्छे से समझने के लिए आपको मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स पे परफेक्ट कमांड होना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इस मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड के लेक्चर को आप डिटेल में देखिए। ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे डिटेल में लेक्चर बनाया है, तो इस टॉपिक को पहले जाकर आप देखिए, देन आप इस पॉलीसैकेराइड के लेक्चर को आप समझने की कोशिश करिएगा। एंड आई एम 100% श्योर अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स के इन सारे लेक्चर को देख लिया तो आपको CSIR हो या DBT JRF हो या फिर ICMR JRF हो या फिर कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम हो, फॉर एग्जांपल गेट हो, एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले हैं। एंड आई एम 100% श्योर अगर आपने लेक्चर अच्छे से अटेंड किया तो। सो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये पूरे लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। इन केस अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में करिए। सारे कमेंट्स को मैं केयरफुली रीड करती हूँ और मैं उसकी रिप्लाई करती हूँ। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पॉलीसैकेराइड्स की बात करें तो सबसे पहला सवाल क्या है, व्हाट इज पॉलीसैकेराइड। और आपको मैंने क्या सिखाया है, कोई भी वर्ड का मतलब अगर समझना है तो उसके वर्ड्स को ध्यान से देखिए और उस वर्ड को 2 पार्ट में स्प्लिट करिए। जैसे पॉलीसैकेराइड को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो यहाँ 2 वर्ड है, फर्स्ट वन इज द पॉली, सेकेंड वन इज द सैकेराइड। पॉली का मतलब होता है मेनी एंड सैकेराइड्स मतलब होता है शुगर, मीन्स वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड यूनिट है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। Most carbohydrates found in nature occur as polysaccharides। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो नेचर में है वो पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, ग्लाइकोजेन। क्या है, ग्लाइकोजेन। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इट इज स्टार्च। थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इट इज पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में होते हैं। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है एंड इट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ये नैग एंड नैम का क्या है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो इट इज काइटिन, जो कि होमोपॉलीसैकेराइड है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन का। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो सेलुलोज, जो प्लांट के सेल वॉल का मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं और नेचर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होते हैं, वो पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में होते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या है, पॉलीमर्स ऑफ मीडियम टू हाई मॉलिक्यूलर वेट, मीन्स कि पॉलीसैकेराइड पॉलीमर है जिनका मॉलिक्यूलर वेट मीडियम से हाई होता है। पॉलीसैकेराइड्स को ग्लाइकन्स भी बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स को क्या बोलते हैं, ग्लाइकन्स। एंड ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन ए आइडेंटिटी ऑफ देयर रिकरिंग मोनोसैकेराइड यूनिट्स, in the length of their chain, in the types of the bond linking the units and degree of branching। means नेचर में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जो पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म में होते हैं और ये पॉलीसैकेराइड्स बहुत रिस्पेक्ट में एक दूसरे से डिफर कर सकता है। क्या क्या रिस्पेक्ट है, किस रिस्पेक्ट में वो एक दूसरे से डिफर कर सकता है। पहला, आइडेंटिटी ऑफ देयर रिकरिंग मोनोसैकेराइड यूनिट, मीन्स जैसे अगर आप पेप्टिडोग्लाइकन का देखिए तो यहाँ पे रिकरिंग मोनोसैकेराइड्स यूनिट है NAG और NAM है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड।
काइटिन की अगर बात करिए तो यहाँ पे एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन है। सेलुलोज की बात करिए तो यहाँ पे रिकरिंग मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है, ग्लूकोज है। यहाँ पे रिकरिंग मोनोसैकेराइड क्या है, ग्लूकोज। ग्लाइकोजेन में भी रिकरिंग मोनोसैकेराइड क्या है, ग्लूकोज। स्टार्च में भी रिकरिंग मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है, ग्लूकोज। तो अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ग्लाइकोजेन, स्टार्च एंड सेलुलोज, इन सब में रिकरिंग मोनोसैकेराइड यूनिट ग्लूकोज है, तो फिर ये एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं? ये एक दूसरे से डिफर करते हैं ब्रांचिंग में। किस चीज में डिफर करते हैं? ब्रांचिंग में डिफर करते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में डिफर करते हैं। ये हम डिटेल में सीखेंगे जब हम स्पेसिफिकली ग्लाइकोजेन, स्टार्च, सेलुलोज, पेप्टिडोग्लाइकन एंड काइटिन पे आते हैं कि उसमें किस तरह से मोनोसैकेराइड यूनिट अरेंज हैं, किस बॉन्ड से अरेंज हैं, क्या ब्रांचिंग है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ ब्रांचिंग। जैसे ग्लाइकोजेन की ब्रांचिंग का पैटर्न और स्टार्च के ब्रांचिंग का पैटर्न अलग अलग होता है। पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो पॉलीसैकेराइड दो तरह के होते हैं, पहला होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा हेटेरोपॉलीसैकेराइड। यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है, होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम। वहीं पे हेट्रो की बात करें तो हेट्रो का मतलब होता है क्या, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। मीन्स वैसा पॉलीसैकेराइड जिसमें मोनोसैकेराइड यूनिट सेम होता है उसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। जैसे ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन में मोनोसैकेराइड यूनिट क्या होता है, ग्लूकोज, बट यहाँ पे पैटर्न डिफर करता है फ्रॉम द स्टार्च। स्टार्च में भी मोनोसैकेराइड यूनिट क्या होता है, ग्लूकोज। सेलुलोज में भी मोनोसैकेराइड यूनिट क्या होता है, ग्लूकोज। काइटिन भी होमोपॉलीसैकेराइड है, इसका मोनोसैकेराइड यूनिट क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। वहीं पे अगर हेटेरोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो यहाँ पे जो मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं एक या एक से ज्यादा तरह के होते हैं। जैसे पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन में दो तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट हैं, कौन कौन है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। Some homopolysaccharides serve as a storage forms of monosaccharides that are used as fuel. Starch and glycogen are homopolysaccharides of this type. Other homopolysaccharides, cellulose and chitin, serve as a structural element in plant cell wall and animal exoskeleton. अभी जो हमने पढ़ा पॉलीसैकेराइड्स का टाइप, दैट इज होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इसमें टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट के बेसिस पे था। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला स्टोरेज और दूसरा स्ट्रक्चरल। स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। स्टोरेज पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये स्टोरेज फॉर्म के फॉर्म में होता है। क्या होता है, कुछ पॉलीसैकेराइड स्टोरेज फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन। बट कुछ होमोपॉलीसैकेराइड्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलोज, देन काइटिन, ये सब क्या है, ये सब सेलुलोज एंड काइटिन की बात करें तो सेलुलोज प्लांट सेल वॉल का जो कंपोजिशन होता है प्लांट सेल वॉल बनाता है। वहीं पे काइटिन की बात करें तो इट इज एनिमल एक्सोस्केलेटन। नाउ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स एक्स्ट्रासेलुलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल किंगडम। जितने भी किंगडम है, चाहे वो मोनेरा हो, चाहे वो प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांटी हो, चाहे वो एनिमेलिया हो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, इस सारे किंगडम में जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल किंगडम। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे रिजिड लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल इन्वेलप पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन इज कंपोज्ड ऑफ पार्ट ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड बिल्ट फ्रॉम टू अल्टरनेटिंग मोनोसैकेराइड यूनिट्स। पेप्टिडोग्लाइकन दो मोनोसैकेराइड यूनिट से बनते हैं जो कि अल्टरनेट होते हैं। पहला होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, देन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, फिर से होगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, देन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड।
नैग और नैम अल्टरनेट मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। मींस इट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिजम्स को। वहीं पे एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय सेवरल टाइप्स ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स व्हिच फॉर्म द मैट्रिक्स दैट होल्ड्स इंडिविजुअल सेल्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, शेप एंड सपोर्ट टू सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यू, और टिश्यू के बीच में जो स्पेस होते हैं इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में क्या होता है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। क्या होता है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। और ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स क्या करता है, ये सारे सेल्स को होल्ड करके रखता है, सारे सेल्स को होल्ड करके रखता है और वो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन, शेप, सपोर्ट टू द सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। And this is the diagram that shows the representation of homopolysaccharides and heteropolysaccharides. So this is the representation of homopolysaccharides. जैसा कि आप देख रहे हैं कि homopolysaccharides एक ही तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट से बने हैं, बट ये क्या है, अनब्रांच्ड है। लेकिन ये क्या है, ब्रांच्ड है, बट ये होमोपॉलीसैकेराइड्स है। होमोपॉलीसैकेराइड्स ब्रांच्ड है क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग निकली है। सिमिलरली हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की अगर बात करें तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स होते हैं। दिस इज द डिफरेंट टाइप्स जो कि कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट है। अदर टाइप ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो दिस इज अ ब्रांच्ड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। Unlike proteins, polysaccharides generally do not have definite molecular weight. प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स क्या करता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होता है और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ये एक टेम्पलेट से प्रोटीन बनता है। एमआरएनए से प्रोटीन में क्या बनता है, फॉर्मेशन होता है। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्योंकि ये एक टेम्पलेट डिपेंडेंट सिंथेसिस है इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होता है। बट जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये टेम्पलेट से नहीं बनते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, टेम्पलेट का यूज नहीं करते हैं फॉर्मेशन के लिए। पॉलीसैकेराइड की जो सिंथेसिस होती है वो क्या होती है, इंट्रिंसिक होती है। क्या होती है, इंट्रिंसिक टू इंजाइम्स। इंजाइम्स का इंट्रिंसिक फीचर है पॉलीसैकेराइड की सिंथेसिस करने के लिए। मींस इंजाइम में वो इंट्रिंसिक सिंथेसिस होती है। इंजाइम में इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो मोनोमेरिक यूनिट को पॉलीमराइजेशन के लिए कैटालाइज करे। मींस कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और क्योंकि ये टेम्पलेट से सिंथेसिस नहीं होता है इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर वेट फिक्स नहीं होता है। लेकिन प्रोटीन भी पॉलीमर है बट प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होता है। नाउ दिस डिफरेंस इज ए consequence ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ असेंबली ऑफ टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। सो यहाँ पे दो पॉलीमर हमने देखा, पहला पॉलीमर क्या है, प्रोटीन, एंड दूसरा पॉलीमर क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों पॉलीमर है। बट प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो एमआरएनए से होती है और एमआरएनए क्या करता है, टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है। लेकिन पॉलीसैकेराइड की सिंथेसिस टेम्पलेट से नहीं होती है। यहाँ पे एक मोनोसैकेराइड यूनिट दूसरे मोनोसैकेराइड यूनिट से जुड़ते हैं और इस प्रोसेस में, इस सिंथेसिस में जो एंजाइम होता है, इस एंजाइम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किस चीज की, पॉलीमराइजेशन को कैटालाइज करने की। और यही चीज आपको इस पैराग्राफ में दिया है, जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। So as we shall see in chapter 27, proteins are synthesized on a template that is messenger RNA of defined sequence and length है। मैसेंजर RNA का भी सीक्वेंस डिफाइंड होता है, लेंथ डिफाइंड होता है by enzymes that follow template exactly। So इस प्रोसेस में जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो टेम्पलेट को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं। For polysaccharide synthesis there is no template। polysaccharide की synthesis में कोई भी template नहीं होता है। Rather the program for polysaccharide synthesis is influencing to the enzymes that catalyze the polymerization of monomeric units and there is no specific stopping point in the synthetic process। Means
पॉलीसैकेराइड की सिंथेसिस का जो एंजाइम कैटालाइज करता है उस एंजाइम का स्पेसिफिक स्टॉपिंग पॉइंट नहीं होता है। सम होमोपॉलीसैकेराइड्स आर स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ फ्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड्स, जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मींस वैसा होमोपॉलीसैकेराइड्स जो कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फ्यूल है, दैट इज द स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड। स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड का बेस्ट एग्जांपल है स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन। प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम पढ़ेंगे। Most important storage polysaccharides are starch in plant cells and glycogen in animal cells. So storage polysaccharide की अगर हम बात करें तो most important storage polysaccharides क्या है, starch and glycogen। starch plant cell में है, ग्लाइकोजेन एनिमल सेल्स में है। बोथ पॉलीसैकेराइड्स अकर इंट्रोसेलुलरली एज लार्ज क्लस्टर्स और ग्रैन्यूल्स। और ये जो दोनों पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, चाहे वो स्टार्च हो या ग्लाइकोजेन हो, वो सेल के अंदर लार्ज क्लस्टर्स और ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल्स आर हैविली हाइड्रेटेड। स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल जो होता है वो हैविली हाइड्रेटेड होते हैं। क्यों हैविली हाइड्रेटेड होते हैं? क्योंकि स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन में एक्सपोज्ड OH ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि आपने मोनोसैकेराइड्स अगर पढ़ा होगा तो मोनोसैकेराइड्स के अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो मोनोसैकेराइड्स का स्ट्रक्चर जो क्लोज चेन होता है कुछ इस तरह से होता है। दिस इज द कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे CH2OH होता है, दैट इज 6। फर्स्ट कार्बन इज द एनोमेरिक कार्बन, यहाँ पे H होगा OH होगा, H होगा OH होगा। सेकेंड कार्बन की अगर हम बात करें, थर्ड कार्बन की अगर हम बात करें, फोर्थ कार्बन की अगर हम बात करें, तो इस पे HOH किस साइड में होगा, इसको समझने के लिए आपको इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर आना चाहिए। सो ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 3 4 5 6। छठे कार्बन पे जो CH होगा, C होगा, वो CH2OH के फॉर्म होगा। फर्स्ट कार्बन पे जो कार्बन होगा दैट इज कार्बोनाइल कार्बन। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन एंड ये सिक्स्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन से हम वो रिदम याद करेंगे, जो राइट साइड में होगा दैट इज OH OH H OH एंड इसके अपोजिट में जस्ट इसका H होगा तो H होगा, OH होगा तो H होगा। यहाँ पे OH है तो H होगा, यहाँ पे OH है तो H होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या सिखाया था इसमें कि क्लोज चेन कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि जब जो भी राइट साइड में कंस्टिट्यूएंट होंगे, कार्बन नंबर 2 से लेके कार्बन नंबर 5 तक, जो भी राइट साइड में होगा वो क्या होगा, रिंग के नीचे होगा। तो कार्बन नंबर 1 का तो हमने लिख दिया। कार्बन नंबर 2 की बात करें तो राइट साइड में क्या है, OH है, तो यहाँ पे क्या आएगा, OH। अब यहाँ पे OH आएगा तो यहाँ पे H आएगा। थर्ड नंबर कार्बन पे क्या है, राइट साइड में हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। फोर्थ नंबर कार्बन पे क्या है, OH है राइट साइड में, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। फिफ्थ नंबर कार्बन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ नंबर का जो ये OH है इससे बॉन्ड बनाता है और ये ऑक्सीजन से अटैच होता है। सो यहाँ पे फिफ्थ नंबर कार्बन पे H हो जाएगा एंड देन CH2OH। CH2OH ऑलवेज रिंग के बाहर होगा, ऊपर साइड की पोजीशन में होगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो चाहे वो स्टार्च हो चाहे वो ग्लाइकोजेन हो, वो ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं। अब आप एक ग्लूकोज यूनिट की बात करें तो इसमें कितने OH ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 OH ग्रुप है। इसका मतलब क्या होगा, स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन इसी ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं। जब काफी सारे ग्लूकोज यूनिट वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। सो कितने मॉलिक्यूल होंगे जो कि हाइड्रेटेड होंगे, कितने मॉलिक्यूल इसमें एक्सपोज्ड OH ग्रुप होगा। इट मीन्स कि जो भी OH ग्रुप होगा ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, किस चीज से, वाटर मॉलिक्यूल से। दैट्स वाई जो मोनोमेरिक सब यूनिट है किसमें, स्टार्च और ग्लाइकोजेन में, वो हैविली हाइड्रेटेड होते हैं। क्या होते हैं, वो हैविली हाइड्रेटेड होते हैं। सो स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल्स आर हैविली हाइड्रेटेड। क्यों? बिकॉज दे हैव मेनी एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अवेलेबल टू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। सो यही चीज अभी मैंने एक्सप्लेन किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी आते हैं बहुत सारे एग्जाम में।
सिमिलरली ये वाला पैराग्राफ भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन्स की मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होती है लेकिन पॉलीसैकेराइड्स की मॉलिक्यूलर वेट डेफिनिट मॉलिक्यूलर वेट नहीं होता है, क्यों? ये असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी होता है आने का। नाउ दिस इज a direct question. Next, most plant cells have the ability to form starch, but it is especially abundant in tumors such as potatoes and in seeds. स्टार्च की अगर हम बात करें तो प्लांट के मोस्ट ऑफ द सेल्स में स्टार्च बनाने की एबिलिटी होती है। ये पॉइंट क्या रिलेट कर रहा है? मोस्ट प्लांट्स में एबिलिटी होती है स्टार्च बनाने की, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो उसमें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ही स्टार्च की सिंथेसिस होती है, बट जो अबंडेंट होते हैं वो कहाँ होते हैं? अबंडेंट स्टार्च ट्यूबर्स में होते हैं। ट्यूबर्स की एग्जांपल की बात करें तो पोटैटो हुआ या फिर वो सीड्स में होते हैं। स्टार्च की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टार्च कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ ग्लूकोज पॉलीमर्स। स्टार्च में 2 तरह के ग्लूकोज पॉलीमर है, इसको ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्च में कितने तरह के ग्लूकोज पॉलीमर है? 2 तरह के ग्लूकोज पॉलीमर है। अब सवाल ये है कि वो 2 तरह के ग्लूकोज पॉलीमर कौन कौन है? जो पहला पॉलीमर है वो है अमाइलोज, जो दूसरा पॉलीमर है वो है अमाइलोपेक्टिन। सो अभी मैंने क्या बोला? स्टार्च में 2 तरह के ग्लूकोज पॉलीमर है। वो 2 तरह के ग्लूकोज पॉलीमर कौन कौन से हैं? अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब सवाल यह है कि अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है? अमाइलोज की अगर हम बात करें तो द फॉर्मर कंसिस्ट ऑफ, फॉर्मर मतलब क्या? अमाइलोज, जो पहले लिखा है अमाइलोज, और अमाइलोपेक्टिन में पहले कौन सा लिखा है? अमाइलोज। सो अमाइलोज की अगर बात करें तो दे आर लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन्स ऑफ डी ग्लूकोज रेजिड्यू कनेक्टेड बाय अल्फा 1,4 लिंकेजेस। मीन्स अमाइलोज क्या है? अमाइलोज लॉन्ग अनब्रांच्ड यूनिट है, मीन्स इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है, बट जो मोनोसैकेराइड यूनिट है सिर्फ और सिर्फ डी ग्लूकोज है और ये अल्फा 1,4 लिंकेज से लिंक्ड होता है। Such chains vary in molecular weight from few thousands to more than millions. इनकी molecular weight क्या होगी? वैरी होगी। नाउ अमाइलोपेक्टिन की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये भी हाई मोलिकुलर वेट क्या है? पॉलीसैकेराइड है। हाई मोलिकुलर वेट पॉलीसैकेराइड है, मीन्स ये इनकी जो मोलिकुलर वेट होती है 100 मिलियन तक होती है। लेकिन अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या है? एमाइलोज को मैंने क्या बताया आपको? अनब्रांच्ड होता है। वहीं पे अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ये ब्रांच होता है। यहाँ पे हमने क्या सीखा? 2 चीज सीखा। पहला पॉइंट क्या है? स्टार्च में 2 तरह के ग्लूकोज पॉलीमर होते हैं। पहला पॉलीमर क्या है? अमाइलोज। दूसरा पॉलीमर क्या है? अमाइलोपेक्टिन। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों डी ग्लूकोज के बने होते हैं, लेकिन जो अमाइलोज होता है वो अनब्रांच होता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये क्या होता है? हाईली ब्रांच होता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? अमाइलोज में जो ग्लूकोज यूनिट के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है दे आर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वहीं पे अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन में जो सक्सेसिव ग्लूकोज रेजिड्यू होते हैं वो अल्फा 1,4 से लिंक्ड होते हैं, लेकिन उनकी ब्रांचिंग होती है और ब्रांचिंग एवरी 24 to 30 रेजिड्यू पे होती है, और जो ब्रांचिंग होता है अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। इसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। सो ये क्या है? ये अमाइलोज का डायग्राम है। इसमें एक ग्लूकोज यूनिट दूसरे ग्लूकोज यूनिट से ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लिंक्ड होंगे। एक ग्लूकोज यूनिट का जो होगा वो अल्फा पर 1 पोजीशन होगा, ये अल्फा फॉर्म में, मीन्स सारे ग्लूकोज यूनिट अल्फा फॉर्म में है। मीन्स यहाँ पे CH2OH और यहाँ का OH अपोजिट डायरेक्शन में है। सो अल्फा कार्बन पे दिस इज द एनोमेरिक कार्बन, इसका सारे कार्बन नंबर 1 क्या है? एनोमेरिक कार्बन है। इस एनोमेरिक कार्बन पे क्या है? ये एक ग्लूकोज यूनिट का एक एनोमेरिक कार्बन का जो OH है वो दूसरे से 4th नंबर कार्बन से क्या करता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं अल्फा 1,4। पहला कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका कॉन्फ़िगरेशन
अल्फा है और इनकी जो बॉन्ड है वो 1 और 4 के बीच में हो रही है। इट मीन्स कि अल्फा 1,4 लिंकेजेज है। इस एंड पे इनका क्या है, एनोमेरिक कार्बन नहीं है। एनोमेरिक कार्बन तो इसके बॉन्ड में इन्वॉल्व है इस ग्लूकोज रेजिड्यू का, तो ये कौन सा एंड हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग एंड। सिमिलरली इस एंड की बात करें तो इस एंड पे ये एनोमेरिक कार्बन फ्री है, मीन्स यहाँ पे रिड्यूसिंग एंड हो जाएगा। सो ग्लूकोज अगर स्टार्च के अमाइलोज में इस तरह से लिंक्ड है तो एक एंड क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग और दूसरा एंड होगा रिड्यूसिंग। और जब हम डाइसैकेराइड्स पढ़ रहे थे तो डाइसैकेराइड्स के नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था कि नॉन रिड्यूसिंग एंड हमेशा लेफ्ट में होता है। किधर होता है, हमेशा लेफ्ट में होता है। वहीं पे रिड्यूसिंग एंड की बात करें तो यहाँ पे हमेशा राइट साइड में होता है। रिड्यूसिंग एंड कहाँ होता है, हमेशा राइट साइड में होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज। वहीं पे अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है अमाइलोपेक्टिन का। सो अमाइलोपेक्टिन में भी ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे से लिंक्ड होंगे बाई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बट ये ब्रांच होता है। ब्रांचिंग कहाँ होगा, ब्रांचिंग होगा इस CH2OH जो 6th पोजीशन पे है। अब ये किससे बॉन्ड बनाएगा, ये ग्लूकोज का जो दूसरा ब्रांच होगा उसके 1st नंबर कार्बन से और इसके 6 नंबर कार्बन पे क्या बनेगा, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसको बोलते हैं अल्फा 1,6। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा 1,6। मीन्स कि अगर ये चेन है तो और ये दूसरा चेन है तो इसमें ब्रांचिंग कहाँ होगी, इस ग्लूकोज का 6th पोजीशन और इस ग्लूकोज का 1st पोजीशन पे यहाँ पे दोनों में लिंकेज होगा एंड दिस इज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो ये डिफरेंस है आपके अमाइलोज में एंड अमाइलोपेक्टिन में। और स्टार्च में अमाइलोज भी होता है, अमाइलोपेक्टिन भी होता है। और ये अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग एंड काफी सारे हैं लेकिन रिड्यूसिंग एंड एक है। ये जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है दिस इज अमाइलोज, लेकिन जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये क्या है, अमाइलोपेक्टिन। सिमिलर स्ट्रक्चर आपका ग्लाइकोजेन का भी होता है। ये ग्लाइकोजेन का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, बट ग्लाइकोजेन में जो ब्रांचिंग होती है वो बहुत फ्रीक्वेंट होती है। क्या होती है, बहुत फ्रीक्वेंट होती है। मीन्स स्टार्च में जो ब्रांचिंग होती है वो एवरी 24 to 30 कार्बन पे होता है, लेकिन ग्लाइकोजेन पे जो ब्रांचिंग होती है वो एवरी 8 to 10 रेजिड्यू पे होता है। ये डिफरेंस होता है स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन में। सो ग्लाइकोजेन की अगर हम बात करें तो इट इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, इट इज द मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में होता है। लाइक अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजेन इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा 1,4 लिंक्ड सब यूनिट्स इन ऑफ ग्लूकोज विथ अल्फा 1,6 लिंक्ड ब्रांचेज, बट ग्लाइकोजेन इज मोर एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड ऑन एवरेज 8 to 12 रेजिड्यू and are more compact than starch. Glycogen is especially abundant in liver. So यहाँ पे हमने starch and glycogen के structure को पढ़ा, starch and glycogen के differences को पढ़ा. Now next is the where it may constitute as many as 7% of the weight. मीन्स लीवर में 7% जो होता है वेट का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल। ग्लाइकोजेन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्केलेटल मसल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बट मैक्सिमम लीवर में होता है। हिपैटोसाइट्स की बात करें तो ग्लाइकोजेन जो होता है लार्ज ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, विच आर देमसेल्फ क्लस्टर ऑफ स्मॉलर ग्रैन्यूल्स कंपोज्ड ऑफ सिंगल हाईली ब्रांच्ड ग्लाइकोजेन मॉलिक्यूल्स विथ एन एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेवरल मिलियंस। Such glycogen granules also contain in tightly bound form the enzymes responsible for the synthesis and degradation of glycogen. Because each branch in glycogen ends with non-reducing sugar unit, glycogen molecule has as many non-reducing ends as it has branches. क्योंकि ब्रांचेस ज्यादा होता है इसलिए नॉन रिड्यूसिंग एंड ज्यादा होता है, लेकिन रिड्यूसिंग एंड की बात करें तो रिड्यूसिंग एंड सिर्फ एक ही होता है, चाहे वो स्टार्च हो चाहे वो ग्लाइकोजेन हो।
जब ग्लाइकोजेन यूज होता है एनर्जी सोर्स की तरह, तो सवाल ये है कि पहले जो ग्लूकोज यूनिट रिलीज होगा वो नॉन रिड्यूसिंग एंड से रिलीज होगा या फिर रिड्यूसिंग एंड से रिलीज होगा। किधर से ग्लूकोज यूनिट रिमूव होगा? सो ग्लूकोज यूनिट्स आर रिमूव्ड वन एट ए टाइम फ्रॉम द नॉन रिड्यूसिंग एंड। ये ऑब्वियस रीजन है क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग एंड बहुत सारे हैं। क्या है? नॉन रिड्यूसिंग एंड बहुत सारे हैं, बट रिड्यूसिंग एंड तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है ना। तो जो ग्लूकोज यूनिट रिलीज होगा एट ए टाइम, जब एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, जब हम खाना नहीं खाते हैं, जब हम फास्ट रखते हैं, तो वहां पे ग्लूकोज यूनिट कहाँ से आएगा? ग्लाइकोजन से आएगा। अब उस ग्लाइकोजन यूनिट से अगर रिड्यूसिंग एंड से ग्लूकोज यूनिट रिलीज होगा तो ये बहुत स्लो होगा। नॉन रिड्यूसिंग एंड क्योंकि काफी सारे हैं, तो एक टाइम में बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट रिलीज होंगे और वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में इंटर करेंगे। सो जब ग्लाइकोजन एज ए एनर्जी सोर्स काम करेगा तो ग्लूकोज कहाँ से रिलीज होगा? ग्लूकोज रिलीज होगा नॉन रिड्यूसिंग एंड से। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। Degradative enzymes that act only at non-reducing ends can work simultaneously on many branches, speeding the conversion of the polymer of monosaccharides. Means वैसा degradative enzyme जो कि non-reducing end पे काम करता है, वो simultaneously काम करता है बहुत सारे branches पे, और simultaneously बहुत सारे branches पे काम करेगा। उससे क्या होगा? पॉलीमर से मोनोसैकेराइड की कन्वर्शन को स्पीड कर देता है, मतलब तेज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाई नॉट स्टोर ग्लूकोज इन इट्स मोनोमेरिक फॉर्म। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में क्यों नहीं स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में क्यों स्टोर होते हैं? क्योंकि ग्लाइकोजेन से जब एनर्जी लेना होता है तो एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, ग्लाइकोजेन से पहले ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होगा तो ये वाला स्टेप से हमें स्किप कर दे सकते हैं, मीन्स यहाँ पे एनर्जी कम लगती है। सो सवाल ये है कि व्हाई नॉट स्टोर ग्लूकोज इन इट्स मोनोमेरिक फॉर्म। इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट हिपैटोसाइट्स स्टोर ग्लाइकोजेन इक्विवेलेंट टू ग्लूकोज कंसंट्रेशन 0.4 मोलर। मीन्स ये कैलकुलेटेड है हिपैटोसाइट्स में कि जो स्टोर ग्लाइकोजेन इक्विवेलेंट है वो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन का 0.4 मोलर है, बट द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लाइकोजेन विच इज इनसॉल्युबल एंड कंट्रीब्यूट लिटिल टू द ऑस्मोलरिटी ऑफ द साइटोसोल इज अबाउट 0.01 माइक्रोमोलर। मीन्स जितना ग्लाइकोजन स्टोर होता है अगर वो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होगा तो कितना होगा? 0.4 मोलर। लेकिन उस ग्लाइकोजन का कंसंट्रेशन कितना है? 0.01 माइक्रोमोलर। सो अगर साइटोसोल में इफ द साइटोसोल कंटेन 0.4 मोलर ग्लूकोज, द ऑस्मोलरिटी वुड बी थ्रेटिंगली एलिवेटेड लीडिंग टू ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर दैट माइट रैप्चर द सेल। मीन्स अगर सपोज दैट कि ये हिपैटोसाइट्स है, हिपैटोसाइट्स में जो ग्लाइकोजेन स्टोर हुआ है इसका कंसंट्रेशन क्या है? 0.01 माइक्रोमोलर। यही अगर ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होगा तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? 0.4 मोलर। ये काफी ह्यूज डिफरेंस है ऑस्मोलरिटी का। और अगर इतना ज्यादा ऑस्मोलरिटी होगा तो इसमें क्या होगा? वाटर इनटेक करेगा, मीन्स वाटर यहाँ पे इंडो ऑस्मोसिस के थ्रू इंटर करेगा और ये सेल स्वेल होगा और एक ऐसा समय आएगा कि ये सेल बर्स्ट कर सकता है, रैप्चर कर सकता है। दैट्स वाई जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं होते हैं। फर्दर मोर विथ एन इंट्रासेलुलर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ 0.4 मोलर एंड एक्सटर्नल कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट 5 मिलीमोलर, द कंसंट्रेशन इन द ब्लड ऑफ मैमल इज फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ग्लूकोज अपटेक इनटू द सेल अगेंस्ट दिस वेरी हाई कंसंट्रेशन gradient would be prohibitively large। ये तो एक रीजन हुआ। दूसरा रीजन क्या है कि सेल में जब ग्लूकोज स्टोर होगा तो वहां पे ऑस्मोलरिटी कितना होगी? 0.4 मोलर। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन है, एक्सटर्नल कंसंट्रेशन है, वो कितना है? 5 मिलीमोलर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन। क्योंकि सेल में ऑलरेडी इतना ज्यादा कंसंट्रेशन है तो क्या ये ग्लूकोज अपटेक करेगा? जो हम फूड के थ्रू ग्लूकोज लेते हैं वो क्या ग्लूकोज अपटेक होगा? नहीं होगा। दिस इज द सेकेंड रीजन। और यही दो रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, ना कि ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल एंड ईस्ट पॉलीसैकेराइड्स है एंड दे आर मेड अप ऑफ अल्फा 1,6 लिंक्ड पॉली डी ग्लूकोज। डेक्स्ट्रॉन किससे बना होता है? अल्फा 1,6 लिंक्ड पॉली डी ग्लूकोज से। ऑल हैव अल्फा 1,3 ब्रांचेज, इनमें क्या होते हैं? अल्फा 1,3 ब्रांचेज होते हैं, बट कुछ में अल्फा 1,2 और अल्फा 1,4 भी ब्रांचेज होते हैं। लेकिन जो इसमें जो पॉलीमर्स होते हैं वो मेनली अल्फा 1,6 लिंक्ड पॉली डी ग्लूकोज होते हैं। ब्रांचेज कहाँ कहाँ होगा? अल्फा 1,3 पे होगा, या अल्फा 1,2 पे होगा, या अल्फा 1,4 पे होगा। मेनली अल्फा 1,3 पे होता है। डेंटल प्लाक, डेंटल प्लाक क्या होता है? बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है, जो कि सरफेस, टीथ के सरफेस पे ग्रो करता है। वो बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करता है? टीथ के सरफेस पे ग्रो करता है और वो डेक्स्ट्रोन रिच होता है। सिंथेटिक डेक्स्ट्रोन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, दैट सर्व इन फ्रैक्शनेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी। एग्जाम्पल क्या है? सेफाडेक्स है। Dextrose in these products are chemically cross-linked to form insoluble materials of various porosities, admitting macromolecules of various sizes. This is electron micrograph of starch and glycogen granules. ये क्या है? starch granules हैं, and these are the glycogen granules. ये जो काले काले डॉट, ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये these are glycogen granules and these are starch granules. ये क्या है? starch granules हैं जो कि प्लांट्स में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो सम होमोपॉलीसैकेराइड्स हैव स्ट्रक्चरल रोल्स। कुछ पॉलीसैकेराइड्स में क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल रोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज। सेलुलोज की अगर हम बात करें तो दे आर फाइब्रस, टफ, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। सेलुलोज क्या है? फाइब्रस है, टफ है, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, पर्टिकुलरली इन स्टॉक्स, स्टेम, ट्रंक्स एंड ऑल द वुडी पोर्शंस ऑफ द प्लांट बॉडी। सेलुलोज constitutes much of the mass of wood and cotton is almost pure cellulose. सेलुलोज वुड का मोस्टली जो पार्ट होता है वो सेलुलोज बनाता है। प्योर सेलुलोज की बात करें तो कॉटन जो है वो प्योर सेलुलोज है। लाइक अमाइलोज एंड द मेन चेन ऑफ अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजेन, द सेलुलोज मॉलिक्यूल इज ए लीनियर अनब्रांच्ड होमोपॉलीसैकेराइड। सेलुलोज क्या है? अनब्रांच है। अभी तक जो हम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन पढ़ रहे थे वो क्या था? ब्रांच था। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच था। अमाइलोज तो अनब्रांच था, लेकिन अमाइलोपेक्टिन ब्रांच था एंड ग्लाइकोजन भी ब्रांच था। अमाइलोपेक्टिन की अगर हम बात करें तो वहां पे ब्रांचिंग एवरी 24 to 30 रेजिड्यू पे थे, लेकिन ग्लाइकोजन में जो ब्रांचिंग थे वो कहाँ पे थे? एवरी 8 to 12 रेजिड्यू। नाउ unbranched homopolysaccharide consisting of 10,000 to 15,000 D glucose units है, but there is a very important difference। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन में जो अनब्रांच्ड चेन थे वो अल्फा 1,4 लिंक्ड थे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थे। लेकिन सेलुलोज में जो ब्रांचिंग है वो बीटा 1,4 ब्रांचिंग है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इन सेलुलोज द ग्लूकोज रेजिड्यू है बीटा कन्फिग्रेशन, the glucose residue have beta configuration, whereas in amylose, amylopectin and glycogen the glucose in the alpha configuration. The glucose residue in cellulose are linked by beta 1,4 glycosidic bonds in contrast to alpha 1,4 bonds in amylose, starch and glycogen. और यही डिफरेंस है, क्योंकि सेलुलोज में जो लिंकेज होती है वो बीटा लिंकेज होती है, बीटा 1,4 लिंकेज होती है, लेकिन स्टार्च ग्लाइकोजेन में अल्फा 1,4 लिंकेज होती है। और इसी अल्फा एंड बीटा का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस की वजह से सेलुलोज एंड अमाइलोज वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च की बात करें तो दे इंजेस्टेड इन डाइट्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्फा अमाइलेज। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च को जब इंजेस्ट करते हैं डाइट में तो वो अल्फा अमाइलेजेस के थ्रू क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है। और ये अल्फा अमाइलेज कहाँ होता है? enzymes in saliva and intestinal secretions that break alpha 1,4 glycosidic bonds between glucose units. Most animals की बात करें तो they cannot use cellulose as a fuel source because they lack an enzyme to hydrolyze the beta 1,4 linkages. और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि क्या एनिमल्स सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं? मोस्ट एनिमल्स जैसे ह्यूमंस, क्या ह्यूमंस सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं? द आंसर इज नो।
क्यों? क्योंकि उनमें बीटा 1,4 लिंकेजेस को डाइजेस्ट हाइड्रोलाइज करने के लिए एंजाइम से नहीं होते हैं, लेकिन अगर वो बात करें कैटल्स की तो उनमें बीटा 1,4 लिंकेजेस को हाइड्रोलाइज करने के लिए एंजाइम होते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज टर्माइट्स। टर्माइट्स की अगर बात करें तो दे रीडली डाइजेस्ट सेलुलोज एंड देयरफॉर वुड, बट ओनली बिकॉज देयर इंटेस्टिनल ट्रैक्ट हैव अ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टर्माइट्स क्यों सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है? क्योंकि उनमें सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनको ट्राइकोनिम्फा बोलते हैं। ट्राइकोनिम्फा क्या करता है? सेलुलेज एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि बीटा 1,4 लिंकेजेस को क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है। वुड रॉट फंजाई एंड बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूस सेलुलेज एंजाइम। नेक्स्ट जो हम पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे दैट इज काइटिन। काइटिन की अगर हम बात करें तो ये लीनियर पॉलीसैकेराइड है और लीनियर होमोपॉलीसैकेराइड है। स्पेसिफिकली बोले तो लीनियर होमोपॉलीसैकेराइड है जो कि N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन का होमोपॉलीसैकेराइड है। दे आर कंपोज्ड ऑफ N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन रेजिड्यू इन बीटा लिंकेजेस। द ओनली केमिकल डिफरेंस फ्रॉम सेलुलोज इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C2 विथ एन एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप। ग्लूकोज और N-एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप बस यही की डिफरेंस है। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा? OH की जगह एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप होंगे। काइटिन फॉर्म्स एक्सटेंडेड फाइबर्स सिमिलर टू दोज ऑफ सेलुलोज एंड लाइक सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय वर्टिब्रेट्स है। काइटिन की बात करें तो इट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ हार्ड एक्सोस्केलेटन्स ऑफ नियरली मिलियंस स्पीसीज ऑफ आर्थ्रोपोड्स। जैसे ये इंसेक्ट्स में होते हैं, लॉबस्टर्स में होते हैं, क्रैब्स में होते हैं, एंड इज प्रोबेबली द सेकेंड मोस्ट abundant polysaccharide next to cellulose in nature. So most abundant polysaccharide क्या है? सेलुलोज। सेकेंड मोस्ट abundant polysaccharide क्या है? काइटिन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज के स्ट्रक्चर बात करें तो अभी मैंने आपको बताया है कि सेलुलोज में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं वो बीटा 1,4 होते हैं, लेकिन स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन में जो लिंकेजेस होते हैं वो क्या होते हैं? स्टार्च एंड ग्लाइकोजेन में जो लिंकेज होते हैं वो अल्फा 1,4 होता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज रेजिड्यू अल्फा फॉर्म में होता है। लेकिन सेलुलोज में जो ग्लूकोज होगा वो बीटा फॉर्म में होगा। बीटा फॉर्म में मतलब कि CH2OH के डायरेक्शन में ही OH होगा। सो यहाँ पे क्या होगा? 1 और 4 के बीच में लिंकेजेस होगा और ये क्या बनाएगा? ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि बीटा फॉर्म में है। और जो ये एक्सपोज्ड OH हैं, ये सारे एक्सपोज्ड OH वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज 2 यूनिट्स ऑफ सेलुलोज चेन डी ग्लूकोज रेजिड्यू और इन बीटा 1,4 linkages. The rigid chair structure can rotate relative to one another. Scale drawing of segments of two parallel cellulose chains showing the conformation of D-glucose residue and the hydrogen bond cross links in the hexose unit of the lower left. All hydrogen atoms are shown in the other 3 hexose units. The hydrogen attached to carbon atoms have been omitted for clarity as they do not participate in hydrogen bonding. And this is cellulose breakdown by wood fungi. Wood fungi क्या करता है? सेलुलोज एंजाइम रिलीज करता है जो कि बीटा 1,4 लिंकेजेस को हाइड्रोलाइज करता है। नाउ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे को समझ में नहीं आता है, दैट इज स्टेरिक फैक्टर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्फ्लुएंस होमोपॉलीसैकेराइड फोल्डिंग। जिस तरह से प्रोटीन की फोल्डिंग होती है उसी तरह होमोपॉलीसैकेराइड की फोल्डिंग होती है। और होमोपॉलीसैकेराइड की फोल्डिंग 2 फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, पहला स्टेरिक फैक्टर और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये होमोपॉलीसैकेराइड की फोल्डिंग किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है उसको हम समझेंगे। Folding of polysaccharides in 3 dimensions follows the same principles as those governing polypeptide structure. ये लाइन क्या कर रहा है? पॉलीपेप्टाइड की जो फोल्डिंग होती है उसमें जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है, सेम प्रिंसिपल होमोपॉलीसैकेराइड की फोल्डिंग में भी अप्लाई होता है। जैसे सब यूनिट्स विथ मोर और लेस रिजिड स्ट्रक्चर डिक्टेटेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म 3-dimensional मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स दैट आर स्टेबिलाइज्ड बाय वीक इंटरैक्शंस विद इन और बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मीन्स जो पॉलीसैकेराइड होंगे तो उनके सब यूनिट के बीच में क्या होगा? इंटरैक्शंस होगा। क्या होगा? वीक इंटरैक्शंस होगा विद इन द मॉलिक्यूल एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और वो वीक इंटरैक्शन क्या होगा? पहला होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा होगा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, तीसरा होगा वॉन डेर वाल इंटरैक्शंस।
एंड फॉर पॉलीमर्स विथ चार्ज सब यूनिट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस होंगे। सो यहाँ पे 4 तरह के जो है वहाँ पे 4 तरह के वीक इंटरैक्शंस काम करते हैं जो होमोपॉलीसैकेराइड की फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉलीपेप्टाइड की फोल्डिंग के लिए भी वही सब चीज रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे पॉलीसैकेराइड की फोल्डिंग के लिए भी वही सब रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या क्या? पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, तीसरा वॉन डेर वाल इंटरैक्शन एंड चौथा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बिकॉज पॉलीसैकेराइड्स हैव सो मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पॉलीसैकेराइड्स में बहुत सारे एक्सपोज्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। वो क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है एज एन स्पेशली इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन देयर स्ट्रक्चर। मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलीसैकेराइड की फोल्डिंग के लिए। नाउ ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज की बात करें तो दे आर कंपोज्ड ऑफ पिरानोसाइड सब यूनिट। पिरानोसाइड सब यूनिट जैसे ही बोला जाए आपके दिमाग में सीधे क्लिक होना चाहिए कि ये 6 मेंबर रिंग है। फ्यूरान क्या होता है? 5 मेंबर रिंग होता है, लेकिन पिरानोसाइड 6 मेंबर रिंग होता है। और ग्लाइकोजेन हो, चाहे स्टार्च हो, चाहे सेलुलोज हो, इन सब में 6 मेंबर्ड ग्लूकोज यूनिट होते हैं, मींस पिरानोसाइड सब यूनिट होते हैं। are as the oligosaccharides of glycoproteins and glycolipids to be discussed later। जो कि हम ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड हम किस में पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे ग्लाइको कंजुगेट्स में। ग्लाइको कंजुगेट्स में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। सच मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सीरीज ऑफ रिजिड पिरानोज रिंग्स कनेक्टेड बाय एन ऑक्सीजन एटम ब्रिजिंग 2 कार्बन एटम्स, जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। देयर इज ए प्रिंसिपल free rotation about both carbon oxygen bond linking the residue। means कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में क्या होता है? फ्री रोटेशन होता है। बट एज इन पॉलीपेप्टाइड रोटेशन अबाउट ईच बॉन्ड इज लिमिटेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस बाय सब्स्टिट्यूएंट्स है। बेसिकली यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? जैसे आप सेलुलोज में देखिए, सेलुलोज में क्या होता है? बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अमाइलोज में क्या होता है? अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। सिमिलरली डेक्स्ट्रॉन की बात करें तो डेक्स्ट्रॉन में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं, बिट अल्फा 1,3 ब्रांचेज होते हैं। अब ये जो सेलुलोज है, सेलुलोज की अगर हम बात करें तो 2 ग्लूकोज यूनिट रेजिड्यू, जो 2 ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड होते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। दिस इज द ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये जो ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना, इसके अबाउट रोटेशन फ्री होता है। इसमें यहाँ पे भी रोटेशन फ्री होगा, यहाँ पे इसमें भी रोटेशन फ्री होगा, लेकिन इसके अलावा कार्बन नंबर 5th और 6 के बीच में भी जो बॉन्ड है इसमें भी रोटेशन फ्री होगा। पेप्टाइड के जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो वहां पे भी हम फाई एंड साई की डिस्कस करते हैं। सो द 3-dimensional structure of these molecules can be described in terms of dihedral angle, that is phi and psi with the glycosidic bond analogous to phi and psi made by peptide bond। मीन्स पेप्टाइड बॉन्ड में भी हम डाइहेड्रल एंगल के टर्म में डिस्कस करते हैं। सेलुलोज हो या कोई भी पॉलीसैकेराइड हो, वहां पे भी डाइहेड्रल एंगल की बात करते हैं, फाई एंड साई। और फाई एंड साई के अबाउट जो रोटेशन होता है फ्री रोटेशन होता है, लेकिन पेप्टाइड में फाई एंड साई के अबाउट रोटेशन फ्री नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे प्रेजेंस होता है बाय द सब्स्टिट्यूएंट्स। Because the bulkiness of pyranose ring and its substituents, their size and shape place constraints on the angle of phi and psi. Certain conformations are much more stable than others, as can be shown on a map of energy functions of phi and psi। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? रोटेशन तो फ्री है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो पिरानोज रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो काफी ज्यादा बल्की है, और उनकी जो साइज और शेप है वो उस एंगल पे कांस्टेंट प्लेस करता है। क्या करता है? कांस्टेंट प्लेस करता है। मींस जो कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जो कि एनर्जी मैप में दिखता है। एंड दिस इज द मैप ऑफ फेवर्ड कन्फर्मेशंस फॉर ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। यहाँ पे फाई एंड साई का एंगल भी दिया हुआ है। अब इस डायग्राम में क्या बोलता है, ये मैप में क्या बोलता है? Torsion's angles psi and phi which define the spatial relationship between adjacent ring। psi and phi क्या दिखाता है? It is the torsion angle जो कि spatial relationship दिखाता है adjacent ring के बीच में।
कैन इन प्रिंसिपल हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। कोई भी वैल्यू हो सकता है, यहाँ तक तो करेक्ट है, 0 से 360 तक। इनफैक्ट सम ऑफ द टॉर्जन एंगल्स वुड गिव कंफर्मेशंस दैट आर स्टेरिकली हिंडर्ड। बट क्या सारे वैल्यू एक्सेप्टेबल होंगे? नहीं, कुछ जो होंगे वो स्टेरिकली हिंडर्ड होंगे, बट कुछ कंफर्मेशन ऐसे देंगे जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैक्सिमाइज करेगा। सो व्हेन द रिलेटिव एनर्जी इज प्लॉटेड फॉर ईच ऑफ द phi and psi with iso energy contours drawn at interval of 1 kilocalorie per mole above the minimum energy state, the result is a map of preferred conformation। जब हमने ये प्लॉट किया, रिलेटिव एनर्जी को प्लॉट किया फॉर ईच फाई एंड साई, किसके साथ प्लॉट किया? विथ आइसो एनर्जी कॉन्टर्स, जो कि ड्रॉ किया हुआ है इंटरवल ऑफ 1 किलो कैलोरी पर मोल एबव द मिनिमम एनर्जी स्टेट। और इसको जब हमने प्लॉट किया तो इससे क्या आया? मैप ऑफ प्रीफर्ड कन्फर्मेशन। एंड दिस इज एनालोगस टू रामचंद्रन प्लॉट फॉर पेप्टाइड। रामचंद्रन प्लॉट के एनालोगस है। एंड द नोन कन्फर्मेशन ऑफ 3 polysaccharides shown in figure 7.19 have been determined by strict crystallography and all fall within the lowest regions of map। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो द मोस्ट स्टेबल 3 dimensional स्ट्रक्चर फॉर स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज टाइटली क्वाइल्ड हेलिक्स। जो 3 dimensional स्ट्रक्चर है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन का, मोस्ट स्टेबल क्या है? टाइटली क्वाइल्ड हेलिक्स है। एंड ये जो टाइटली क्वाइल्ड हेलिक्स है, दे आर स्टेबिलाइज्ड बाय इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये किससे स्टेबिलाइज होता है? इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एमाइलोज की बात करें तो एमाइलोज में कोई भी ब्रांचेज नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज अ रेगुलर इनफ टू अलाउ क्रिस्टलाइजेशन एंड थस डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन। ईच रेजिड्यू अलोंग द एमाइलोज फॉर्म 60 डिग्री with the preceding residue। मीन्स अमाइलोज में एक रेजिड्यू जो है वो अपने प्रीवियस रेजिड्यू से 60 डिग्री एंगल बनाता है और वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। और उस हेलिकल स्ट्रक्चर में 6 रेजिड्यू पर टर्न होते हैं। एक टर्न में कितना रेजिड्यू होगा? 6 टर्न होगा। और जो एक रेजिड्यू होते हैं वो अपने प्रीवियस रेजिड्यू से 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। फॉर एमाइलोज की अगर हम बात करें तो जो हेलिक्स का कोर होता है वो प्रिसाइसली द राइट डायमेंशंस होता है टू एकोमोडेट आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ I3- और I5-। एंड दिस इंटरैक्शन विथ आयोडीन इज द कॉमन क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमाइलोज। इसकी अगर डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह से ये हेलिक्स दिखता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च जो कि अमाइलोज का है। और ये एक हेलिक्स बनाता है और एक हेलिक्स में एक टर्न में 6 ग्लूकोज रेजिड्यू होते हैं। एक हेलिक्स में 6 ग्लूकोज रेजिड्यू होते हैं। एक टर्न में 6 ग्लूकोज रेजिड्यू होते हैं। फॉर सेलुलोज की अगर हम बात करें तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन इन विच ईच चेयर इज टर्न्ड 180 डिग्री रिलेटिव टू इट्स नेबर्स है। यील्डिंग ए स्ट्रेट एक्सटेंडेड चेन मीन्स यहाँ पे कितना होगा? 180 डिग्री। और इसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेट एक्सटेंडेड चेन होगा। एंड ऑल OH ग्रुप्स आर अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द नेबरिंग चेन्स विद सेवरल चेन्स लेइंग साइड बाय साइड ए स्टेबिलाइजिंग नेटवर्क ऑफ इंटरचेन एंड इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रोड्यूसेस स्ट्रेट स्टेबल सुप्रामोलिकुलर फाइबर्स ऑफ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसीलिए सेलुलोज में स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलोज हैज मेड इट यूजफुल सब्सटेंस टू सिविलाइजेशंस फॉर मिलेनिया। मेनी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जैसे पेपरस, पेपर, कार्डबोर्ड, रेयन, इंसुलेटिंग टाइल्स एंड वैरायटी ऑफ अदर यूजफुल मटेरियल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सेलुलोज। द वाटर कंटेंट की बात करें तो वाटर कंटेंट ऑफ दिस मटेरियल इज लो बिकॉज एक्सटेंसिव इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन सेलुलोज मॉलिक्यूल्स satisfy their capacity for hydrogen bond formation। नाउ बैक्टीरियल एंड अल्गल सेल वॉल की बात करें तो दे कंटेन स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स है। द रिजिड कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज ए हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल जो होता है वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, हेटेरोपॉलीमर होते हैं जिसमें β1,4 लिंकेज से लिंक्ड होता है। और ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड किसका होता है? एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और इन दोनों के बीच में जो लिंकेज होता है वो β1,4 लिंकेज होता है जो कि क्या करता है? लिंक्ड एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड रेजिड्यू। द लीनियर पॉलीमर्स लाई साइड बाय साइड इन द सेल वॉल
cross linked by short peptide, the exact structure of which depends on the bacterial species. अब ये लाइन क्या कर रहा है, सपोज दैट कि ये NAG है, ये NAM है, दिस वन इज द NAG, दिस वन इज द NAM, दिस वन इज द NAG, दिस वन इज द NAM. ये NAG, NAM, N-acetyl ग्लूकोसामिन, N-acetyl म्यूरामिक एसिड का क्या है, हेटेरोपॉलीमर. सिमिलरली इसी तरह का एक और पॉलीमर होंगे और ये सारे पैरेलली अरेंज्ड होते हैं. क्या ये पैरेलली अरेंज्ड होंगे तो क्या ये स्ट्रॉन्ग होंगे? नहीं, ये इनकी क्रॉस लिंकिंग होती है और ये जो क्रॉस लिंकिंग होती है ये शॉर्ट पेप्टाइड के थ्रू होती है और ये जो शॉर्ट पेप्टाइड का कंपोजिशन होता है वो स्पेसीज टू बैक्टीरियल स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी करता है. द पेप्टाइड क्रॉस लिंक्स वेल्ड द पॉलीसैकेराइड चेन्स इनटू अ स्ट्रॉन्ग शीट दैट इन्वेलप द इंटायर सेल एंड प्रिवेंट सेलुलर स्वेलिंग एंड लाइसिस ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर. और इसी की वजह से पेप्टाइड की वजह से पेप्टाइड क्रॉस लिंक क्या करता है, पॉलीसैकेराइड चेन को स्ट्रॉन्ग शीट प्रोवाइड करता है और ये इंटायर सेल को इन्वेलप करता है और प्रिवेंट करता है सेलुलर स्वेलिंग एंड लाइसिस ऑफ सेल ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर. द एंजाइम लाइसोजाइम की बात करें तो दे किल बैक्टीरिया बाय हाइड्रोलाइजिंग द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन N-acetyl ग्लूकोसामिन एंड N-acetyl म्यूरामिक एसिड. लाइसोजाइम की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन टीयर्स प्रिजमली तो डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द आई. इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरियल वायरसेस टू इंश्योर देयर रिलीज from the host bacterial cell, an essential step in viral infection cycle. पेनिसिलिन एंड रिलेटेड एंटीबायोटिक्स की बात करें तो दे किल बैक्टीरिया बाय प्रिवेंटिंग सिंथेसिस ऑफ क्रॉस लिंक्स लीविंग द सेल वॉल टू वीक टू रेजिस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस. सर्टेन मेरीन रेड एल्गी की बात करें तो दे इंक्लूडिंग सम ऑफ द सीवीड्स हैव सेल वॉल्स दैट कंटेन अगार. मेरीन एंड रेड एल्गी की बात करें उसमें कुछ सीवीड्स भी हैं तो उनको क्या करते हैं, सेल वॉल अगार के बने होते हैं. अगार क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ सल्फेटेड हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स जो कि डी गैलेक्टोज एंड एल गैलेक्टोज डेरिवेटिव ईथर लिंक से बने होते हैं बिटवीन C3 एंड C6. टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अगार की बात करें तो ये अनब्रांच्ड पॉलीमर है क्या, अगारोज का, एंड ए ब्रांच्ड कंपोनेंट अगारोपेक्टिन. अगार में दो कंपोनेंट होते हैं, अगारोज एंड अगारोपेक्टिन. Remarkable gel forming property of agarose makes it useful in biochemistry lab. When the suspension of agarose in water is heated and cooled, agarose forms a double helix. Two molecules in parallel orientation twist together with the help of helix repeat of 3 residue. Water molecules होते हैं central cavity में trap होते हैं and these structure in turn associate with each other to form a gel 3-dimensional matrix that traps large amount of water. agarose gel की बात करें तो ये इनर्ट सपोर्ट की तरह काम करता है फॉर इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड एसेंशियल पार्ट्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग प्रोसेस. अगार इज आल्सो यूज्ड टू फॉर्म द सरफेस ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज. अनदर कमर्शियल यूज ऑफ अगार इज फॉर द capsules in the some vitamins and drugs are packaged. Dried agar material की बात करें तो they dissolve readily in the stomach and is metabolically inert. And this is the structure of peptidoglycan. Peptidoglycan में क्या है, ये N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid. N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid they are alternate. और इन दोनों के जो बीच में बॉन्ड है वो क्या है, वो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और यही बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को इस लाइसोजाइम क्लीव करता है. लेकिन ये पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं एंड पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो लिंक्ड होता है पेंटाग्लाइसिन क्रॉस लिंक से. बट ये सारे में नहीं होते हैं, चाहे वो ग्राम निगेटिव में हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव में हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इनका कंपोजिशन स्पेसिस टू स्पेसिस. ये जो पेप्टाइड होते हैं ये टेट्रा पेप्टाइड होते हैं, अलानिन, ग्लूटामेट, लाइसिन एंड अलानिन. पहले एल होगा, डी होगा, एल होगा, डी होगा. So this is the structure of peptidoglycan. Now glycosaminoglycans की अगर हम बात करें तो ये भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड है. कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में. Extracellular space is the tissue of multicellular animals is filled with gel-like material. जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है टिश्यू के में वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से फिल्ड होते हैं जो कि जेल लाइक मटेरियल है.
इसे ग्राउंड सब्सटेंस भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस क्या करता है? होल्ड्स द सेल्स टुगेदर एंड प्रोवाइड्स पोरस पाथवे फॉर डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू इंडिविजुअल सेल्स। ये क्या करता है? सेल को होल्ड करता है और पोरस पाथवे प्रोवाइड करता है, किस लिए? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स के डिफ्यूजन के लिए, सो दैट कि इंडिविजुअल सेल्स में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन का डिफ्यूजन अच्छे से हो। द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ एन इंटरलॉकिंग मेशवर्क ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स एंड फाइब्रस प्रोटीन्स सच एज कोलाजन, इलास्टिन, फाइब्रोनेक्टिन एंड लैमिनिन. These heteropolysaccharides are glycosaminoglycans are a family of linear polymers composed of repeating disaccharide units. अब ये जो डाइसैकेराइड यूनिट होते हैं उसमें एक मोनोसैकेराइड जो होंगे वो या तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन होंगे या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन होंगे। मीन्स ये डाइसैकेराइड होगा। डाइसैकेराइड में से दिस इज द फर्स्ट मोनोसैकेराइड, दिस इज द सेकंड मोनोसैकेराइड। जो फर्स्ट मोनोसैकेराइड होगा वो हमेशा या तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन होगा या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन होगा। द अदर इन मोस्ट केसेस आर यूरोनिक एसिड। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये दूसरा होगा वो यूरोनिक एसिड होगा, और ये यूरोनिक एसिड यूजुअली डी ग्लूक यूरोनिक एसिड होता है और एल यूरोनिक एसिड होता है। In some glycosaminoglycans, one or more of the hydroxyls of the amino sugar is esterified with sulfate. Means कुछ glycosaminoglycans में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। अमाइनो ग्रुप्स आर esterified with sulfate. Combination of variety of protein ligands that bind electrostatically to these molecules. ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स की बात करें तो दे आर अटैच्ड टू एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन्स टू फॉर्म प्रोटियोग्लाइकन्स। ये एक्स्ट्रासेलुलर प्रोटीन से अटैच होता है और क्या बनाता है? प्रोटियोग्लाइकन्स। हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक एसिड क्या है? ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन। हाइल्यूरोनेट एट फिजियोलॉजिकल पीएच कंटेन अल्टरनेटिव रेजिड्यू ऑफ डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। हाइल्यूरोनिक एसिड में क्या होता है? डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड होता है एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन होता है। विद अप टू 50,000 repeats of basic disaccharide units, hyaluronates have molecular weights greater than 1 million. Hyaluronates की जो molecular weight होती है वो 1 million से ज्यादा होती है। They form clear, highly viscous solutions that serve as lubricants in the synovial fluid of joints and give vitreous humor of the vertebrate eye its jelly-like consistency. Greek word है hylos का मतलब क्या होता है? glass. Hyaluronates can have a glassy or translucent appearance. Hyaluronates की अगर हम बात करें तो they also an essential component of the extracellular matrix of cartilage and tendons, of which it contributes tensile strength and elasticity as a result of its strong interactions with other components of the matrix. Hyaluronidase होता है वो एंजाइम है, ये सिक्रीटेड होता है किसके द्वारा? कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऑफ को हाइल्यूरोनेट को हाइड्रोलाइज करता है एंड रेंडरिंग टिश्यू मोर ससेप्टेबल टू बैक्टीरियल इन्वेजन। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर एंजाइम जो होता है स्पर्म के द्वारा रिलीज होते हैं, वो हाइड्रोलाइज करता है ऑटर ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन कोट ऑफ ओवम अलोइंग स्पर्म पेनिट्रेशन। Other glycosaminoglycans differ from hyaluronate in two respects. जो दूसरे glycosaminoglycans है वो hyaluronate से दो चीजों में डिफर करते हैं। पहला, they generally much shorter polymers than they covalently linked to specific proteins. कॉन्ड्राइटिन सल्फेट ग्रीक वर्ड कॉन्ड्रस से बना हुआ है। कॉन्ड्रस मतलब कार्टिलेज है। ये क्या करता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करता है कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट एंड वॉल ऑफ आयोटा। डर्मेटन सल्फेट स्किन में होता है, कंट्रीब्यूट्स टू द लिएबिलिटी ऑफ स्किन इन इज आल्सो प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स एंड हार्ट वॉल्स। In this polymer, many of the glucuronate residue present in chondroitin sulfate are replaced by their epimer iduronate. Keratin sulfate जो horn में होते हैं have no uronic acid. Their sulfate content is variable. They are present in cornea, cartilage, bone and variety of horny structures formed of dead cells, horn, hair, hooves, nails and claws. Heparin का मतलब होता है liver, is a natural anticoagulant made in mast cells, a type of leukocyte released into blood where it inhibits blood coagulation by binding to the protein antithrombin. Heparin binding की वजह से heparin binding causes antithrombin to bind to and inhibit
thrombin, a protease essential to blood clotting. The interaction is strongly electrostatic. Heparin has its highest negative charge density of any known biological macromolecule. Purified heparin की बात करें तो they routinely added to blood samples obtained for clinical analysis and to blood donated by transfusion to prevent clotting. And this is the structure of different glycosaminoglycans. This is a hyaluronate, chondroitin sulfate, keratin sulfate, heparin. हाइल्यूरोनेट में आप देख सकते नंबर ऑफ डाइसैक्राइड पर चेन अप्रोक्सीमेटली 50,000 होते हैं, लेकिन इसमें 20 to 60 होते हैं. केराटिन सल्फेट में 25 होते हैं, हिपारिन में 15 to 19 होते हैं. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हाइल्यूरोनेट एंड अदर ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, एंड दिस इज द टेबल दैट शोज द डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, डेक्स्ट्रन, पेप्टिडोग्लाइकन, अगारोज एंड हाइल्यूरोनेट, एंड दीज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो कि अभी हमने डिस्कस किया है. Now coming to the summary. Polysaccharides जिसको glycans भी बोलते हैं, they serve as stored fuel and as structural components of cell wall and extracellular matrix. Polysaccharide को glycans बोलते हैं जो कि stored form में भी होता है और structural फॉर्म में भी होता है. Homopolysaccharides का example is starch and glycogen are stored fuels in plant animals and bacterial cells. They consist of D-glucose linkages and all three contain some branches. The homopolysaccharides cellulose, chitin and dextran की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चरल रोल होते हैं. सेलुलोज बीटा 1,4 लिंकेज से जो लिंक्ड होते हैं, डी ग्लूकोज रेजिड्यू लेंस स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल वॉल. काइटिन की बात करें तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा 1,4 लिंक्ड N-acetyl glucosamine and strengthens the cell. Exoskeleton of arthropods, dextran forms the adhesive coat around the certain bacteria. Homopolysaccharides की बात करें तो they fold in 3 dimensions. The chair form of pyranose ring is essentially rigid. Show that conformation of the polymers is determined by rotation of the bonds of the oxygen on the anomeric carbon atoms. Starch and glycogen की बात करें तो helical structure है with intra-chain hydrogen bonding है. Cellulose and chitin forms a long straight hands and interact with neighboring strands. Bacterial and algal cell wall की बात करें तो they are strengthened by heteropolysaccharides. Peptidoglycans in bacteria, agar in red algae, repeating disaccharide in peptidoglycan is N-acetyl glucosamine बीटा 1,4 लिंक्ड होते हैं N-acetyl मिरामिक एसिड से. In agarose it is a D-galactose बीटा 1,4,3,6 and hydro L-galactose. Glycosaminoglycans are extracellular heteropolysaccharides in which one of the two monosaccharide unit is uronic acid and the other is N-acetylated amino sugar. सल्फेटेड ईस्टर की बात करें तो उसमें कुछ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो पॉलीमर को हाई डेंसिटी ऑफ निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, और उस निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है, दे फोर्स देम टू एज्यूम एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन एंड दीज पॉलीमर्स प्रोवाइड विस्कोसिटी, एडेसिवनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. So this is all about polysaccharides, and in our next lecture we will discuss about glycoconjugates, which is of 3 types. First one is the proteoglycan, second one is the glycoprotein, and third one is the glycoprotein.